नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं आपका दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, यानी काउंटडाउन शुरू हो गया है। राजनीतिक दल विकास की, जातिवाद की, हिंदू मुसलमान की, राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, पर अब राजनीति का एंगल थोड़ा बदला नजर आ रहा है। मंथन में आज बात इसी बदले हुए एंगल की, नजर और नजरिए की राजनीति। उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में बिल्कुल राजनीतिक जो टेम्परेचर है वो चरम पर है और पार्टियां पूरे दमखम के साथ मुस्तैद हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो लाजमी ही है और वो भी हो रही है, पर अब नजर नजरिए की राजनीति पर हो रही है। यूपी में सियासी दौरे, आज सियासी दौरों का दिन था और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, जो उत्तर प्रदेश के नेता हों चाहे केंद्र के नेता हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में थे, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड से लगा वाला छोर, और प्रियंका गांधी अपनी ससुराल, एक बार फिर मैं इस शब्द को दोहराऊंगा क्योंकि उनका ससुराल पीतल नगरी मुरादाबाद है, वो अपनी ससुराल में थी। और अखिलेश यादव बुंदेलों की धरती ललितपुर में रथ यात्रा लेकर पहुंचे थे। सबने एक दूसरे पर तीर चलाए, किसी ने बुंदेलखंड से तीर दागा तो किसी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटलैंड और किसी ने पीतल नगरी से। कुल मिलाकर जो राजनीति है बड़ी दिलचस्प हो गई है। लेकिन मंथन में आज एक बिल्कुल अलग कोण हमने खोजा है, बिल्कुल अलग कोण लेकर आए हैं और ये कोण उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब की राजनीति तक ये कोण जाता है। अब कोण है ये नजर और नजरिए का, अपने अपने तरीके से ये नजर और नजरिए का कोण है। इसको जरा समझिएगा और इसको समझना और देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को दूरबीन नहीं, आईने की जरूरत होती है। इसके साथ ही उन्होंने एक फोटो भी साझा किया। ये फोटो अपार भीड़ का है। ये वो भीड़ है जो अखिलेश की विजय रथ यात्रा में उनके स्वागत में पलक पामड़े बिछाई थी। हजारों की तादाद में लोग उमड़े हुए थे, समाजवादी लाल टोपी और नए नेताजी के नारे लगाते हुए ये लोग अखिलेश का हौसला बढ़ा रहे थे। इसी वजह से जो भीड़ रैलियों में, सभाओं में, यात्राओं में अखिलेश की जुट रही है, वही दमखम है। यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार निशाने पे निशाने साध रहे हैं, चुनावी तीर चला रहे हैं और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ही वो टारगेट कर रहे हैं। अब बात दूरबीन की कहां से आई? उत्तर प्रदेश की धरती पर लखनऊ में जब चुनावी अभियान की शुरुआत अमित शाह ने की थी तो उन्होंने बाकायदे ऐसे करके कहा था, ये इशारे, मैं जरा इसको समझने की कोशिश करिए। उन्होंने कहा कि मैं दूरबीन लगाकर ढूंढ रहा हूं तो कोई माफिया उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा। योगी जी का इतना इकबाल बुलंद है और तब से ये दूरबीन वाली भी राजनीति निकल पड़ी। जब ये बयान मंच से अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने दिया था तो उसके फौरन बाद तमाम विपक्षी दलों ने अजय मिश्रा टेनी की अमित शाह के बगल में खड़े हुए एक चित्र को गोल गोल लाल घेरे में करके ये कहा था कि भाई आपको दूरबीन से ढूंढने की जरूरत नहीं है, बगल में ही खड़े हैं, आप तय कीजिए कौन खड़े हैं। ये लगातार दूरबीन, नजर नजरिए और चश्मे की राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव ने जब दूरबीन की बात छेड़ दी तो राजनीतिक संदेश तो अमित शाह को भी देना था। सहारनपुर की चुनावी रैली कही है, हालांकि वहां एक बहुत अच्छा नेक काम किया आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि मां शाकंभरी जो तमाम लोगों की कुलदेवी हैं, तमाम पर्वतीय समाज और
पूरे भारत में मां शाकुंभरी देवी का परचम लहराता है। सहारनपुर के बेहट में शाकुंभरी धाम है और मां की महिमा अपार है। उन्हीं के नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना आज की गई और इसी स्थापना समारोह में मेहमाने खसूसी थे अमित शाह। योगी आदित्यनाथ के बाद जब अमित शाह मंच से बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो आप उत्तर प्रदेश को? आपके शासनकाल में तो उत्तर प्रदेश में माफिया राज था और अमित शाह के इस बयान को योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया। ये बड़ा दिलचस्प मामला रहा। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से अमित शाह ने इस पूरे मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया। अमित शाह ने चश्मे की बात की, अखिलेश यादव के चश्मे के नंबर पर सवाल उठा दिया कि भाई किस नंबर का चश्मा लगाए हो, कहां से लाए हो, क्या देख रहे हो? वो कह रहे हैं ना कि भाई आईना दिख रहा है, इन्हें दूरबीन नहीं आईने की जरूरत है। अखिलेश कह रहे हैं कि भाई खुद को देख लो, खुद कहां खड़े हो। मुझे लगता है जो मैं बहुत अपने मोटे दिमाग से समझ पा रहा हूं यही मसला है उसका। और अमित शाह ने उनका चश्मा ही बदलवा दिया, कहा भैया चश्मा वश्मा बदल लो, तुम जो चीजें देख रहे हो वो है नहीं वास्तव में। अमित शाह का एक वीडियो भी शेयर किया गया है, वो भी आप देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो अमित शाह बोले हैं उसे सुनना भी बड़ा दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश में अभी मैं अखिलेश जी का भाषण सुन रहा था, टीवी पर चल रहा था कि अपराध बढ़ गया है। अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है, 70% की। लूट हथियारों के साथ लूट में 69% की कमी हुई है। हत्या में 30% की कमी हुई है। बलवा में 33% की कमी हुई है और दहेज के मृत्यु में 22.5% की कमी हुई है। जरा घर जाकर आंकड़े खंगाल दो अखिलेश जी। आपके शासन के अंदर यूपी में माफिया राज था, आज यूपी में कानून का राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी। मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। फर्ज कीजिए कि भारत के गृह मंत्री को एक कार्यक्रम में जो रैली है, विशुद्ध चुनावी रैली है, ये बात दीगर है कि ये एक विश्वविद्यालय की स्थापना का नेक काम भी है, लेकिन चुनावी रैली और जाहिर सी बात है हर नेता इस समय चुनावी माइलेज लेने में कोई कसर छोड़ नहीं रहा और छोड़ना भी नहीं चाहिए, और जो छोड़ेगा वो पिछड़ जाएगा। लेकिन आप सपा और भाजपा के मुकाबले का जो टेम्परेचर है उसको आप बखूबी बड़े आसानी से नाप सकते हैं। आपको किसी फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की जरूरत है नहीं। अगर देश का गृह मंत्री उत्तर प्रदेश का क्राइम चार्ट लेकर बैठ जाए तो आप समझ लो कि किस स्थिति में आ गया है चुनाव और क्या स्थिति है। बहुत सारे लोग इन स्थितियों पर भारतीय जनता पार्टी को भी आंक रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। अपना अपना नजरिया है। कुछ समीक्षक ये भी कहते हैं कि अखिलेश ने इस पूरे चुनावी रण को सीधा सीधा कर दिया है और यही वजह है कि चाहे अमित शाह हो चाहे योगी आदित्यनाथ अब सीधे अखिलेश पर ही हमला कर रहे हैं। और राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जब जब इस तरह सीधे मुकाबले होते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चश्मे और आईने की बात आपने समझी।
कि ये चश्मा और आईना है। अब नजर और नजरिए जो हमारा मंथन का मुखड़ा है उसके दूसरे भाग में जाते हैं। हमारे सहयोगी इशारा कर रहे हैं कि सर दूसरा वाला, क्योंकि उसके बिना फिर हम राजनीतिक विश्लेषक के पास नहीं जा पाएंगे, समझना पड़ेगा। अब पंजाब में फायरिंग पंजाब में केजरीवाल कर रहे हैं और जवाब वहां के मुख्यमंत्री चन्नी दे रहे हैं। पंजाब की चुनावी रणभूमि में देश के दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। दोनों सीएम भिड़े हुए हैं और मामला है, एक फिल्म आई थी गोरा और काला, हमने तो बहुत धुंधली सी याद है, बहुत बचपन में हमने देखी, बहुत पुरानी पिक्चर है गोरा और काला। मेले में, हमारे गांव के मेले में यह फिल्म लगी थी। जो मेले वाले थिएटर जो लोग जानते हैं कि एक तिरपाल का तंबू लगा के पिक्चर दिखाई जाती थी, तो मुझे लगता है मेरी पहली या दूसरी पिक्चर रही होगी मेले में, गोरा और काला। लेकिन एक गोरा काला वाला मसला इस समय पूरी दुनिया में चर्चा में है। आप क्रिकेट मैचों में देख रहे होंगे तमाम खिलाड़ी घुटनों के बल होकर इस बात का पश्चाताप कर रहे हैं कि नहीं हम सब एक है, लेकिन ये भारत है। अभी कुछ दिनों पहले देश के बहुत जाने माने क्रिकेटर शिवराम कृष्णन ने भी कहा कि नहीं, उन पर भी तमाम कमेंट किए गए। अभिनव मुकुंद ने भी कहा कि जब वो मैच खेलने जाते थे तो उन पर उनके कलर को लेकर कमेंट किए जाते थे। लेकिन यहां एक सीएम ने दूसरे सीएम पर कमेंट कर दिया गोरे काले वाला। जरा सुनिए, दिलचस्प है। केजरीवाल कहते जी एंटी केजरीवाल क्यों भाई पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ नौजवान नहीं है, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ नहीं है, ਤੇ ਕਾਲੇ अंग्रेज आके राज कर रहे। पहला चिट्टे अंग्रेजों ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, सब तो ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ पंजाब में ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲੇ अंग्रेज आ गए, कहते जी केजरीवाल राज करूंगा, साढ़े भी कई भड़के हुए मगर पेज जाते उन्होंने। ये सिरे के ठग लोग है, बहरूपी है, नकली है। मैनू कहना इस देश से पंजाब के लोग और कुछ अन्य भागों में जो पंजाब राज्य से लोग हैं या और भी दूसरे राज्यों के लोग पंजाबी को समझते हैं कि भाई वो किस तरीके से गुरमुखी में बोल रहे होंगे। अब उन्होंने क्या कहा, इसका हिंदी तर्जुमा आपको हम बता देते हैं। चन्नी साहब ने कहा कि क्या पंजाब में लोग नहीं रहते, क्या पंजाब में युवा नहीं है, क्या पंजाब में पंजाबी नहीं है, क्या काले अंग्रेज यहां आएंगे और राज करेंगे। ये बात उन्होंने कही है और इसको केजरीवाल ने एक अलग आयाम दिया है। केजरीवाल ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि रंग काला है लेकिन नीयत साफ है। जब से मैंने कहा कि आपकी सरकार बनने के बाद पंजाब की हर महिला को 1000 रुपए महीना वो देंगे, चन्नी साहब मुझे गालियां दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के कपड़े खराब हैं। आज बोले कि केजरीवाल काला है। सुनिए। हमारी सरकार बनने पे पंजाब की हर महिला को 1000 रुपए देंगे, तब से चन्नी साहब मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत सस्ते कपड़े पहनता है, केजरीवाल के कपड़े सस्ते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरे कपड़े जैसे भी हैं, मेरे को तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं 1000 रुपए जब अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को, माँ बेटियों को दूंगा, उससे वो नए सूट खरीदेंगी। मेरे को उससे खुशी होगी। अपनी माँ बहनें जब नए सूट खरीदेंगी उससे खुशी होगी। कल उन्होंने मेरे को कहा कि मैं काला हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरा रंग काला हो सकता है। मैं मानता हूँ कि मेरा रंग काला है। मैं तो गाड़ी में, जमीन पे, पिंड पिंड में घूम रहा हूँ। धूप में मेरा रंग काला हो गया। आपकी तरह मैं हेलीकॉप्टरों में नहीं घूमता, आपकी तरह मैं आसमान में नहीं रहता। लेकिन पंजाब की मेरी जितनी माएँ हैं उनको ये काला बेटा पसंद है। पंजाब की जितनी मेरी बहनें हैं उनको ये काला भाई पसंद है। सबको पता है कि मेरी नीयत काली नहीं है, मेरी नीयत साफ है। और सबको पता है कि नीयत काली किसकी है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक बार हमारी सरकार बनेगी तो ये सस्ते कपड़े पहनने वाला और ये काला आदमी अपने सारे वादे पूरे करेगा। मैं झूठे ऐलान नहीं करता। बड़ा दिलचस्प है भाई। केजरीवाल ने ऐसे ऐसे तीर चलाए
कहा भाई हूं मैं काला। ये तो पंजाब में तो रंग भेद वाला मामला, रंग भेदी राजनीति शुरू हो गई। अभी तक हम दक्षिण अफ्रीका में सुना करते थे, यूरोप के देशों में इस तरह की घटनाएं आया करती थी, अफ्रीकी देशों में इस तरह की घटनाएं सुनने को मिला करती थी कि भाई लोग चमड़ी से हेट करते हैं। और कभी जब हम आज़ाद नहीं हुए तो अंग्रेज भी हमारी चमड़ी से हेट किया करते थे, नफरत करते थे। लेकिन अपने आज़ाद भारत में इतने वर्षों बाद चुनाव अब गोरा काला ले आएगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन वह आ गया है तो निपटना ही पड़ेगा। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, विश्लेषक को लेकर आज हमारी एक सहयोगी से लगातार बहस चलती रही। हिंदी का शब्द विश्लेषक, उनका कहना था कि विशेषज्ञ होता है। खैर, हिंदी के विद्वान जाने, इस बात का जिक्र चूंकि चर्चा हुई तो डिबेट तो न्यूज़ रूम से लेकर इस ऑन स्क्रीन तक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक डिबेट नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट बिलाल साहब जुड़ गए। बिलाल सब्जवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम मंथन में। बिलाल साहब, अब नज़र और नज़रिए की राजनीति एक अलग एंगल आ गया है। कुल मिलाकर अगर कोई देखिए तो कोई आईना बता रहा है, कोई कह रहा है चश्मे का नंबर ठीक कर लीजिए, यानी चश्मा आप ठीक कर लीजिए। अमित शाह को एक तरीके से पूरा क्राइम चार्ट पढ़ना पड़ा सहारनपुर में, और चन्नी साहब और केजरीवाल साहब वहां भिड़े पड़े हैं। ये अभी चुनाव कितने आयाम लेगा, क्या सोच पा रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं के न्यूज को बधाई देना चाहता हूं कि आज का जो आपने विषय रखा बहुत ही रचनात्मक विषय है, जिस पर बात करते हुए खुशी होती है जी। और साथ ही साथ इस विषय पर अपनी रचनात्मकता का उपयोग कैसे किया जाए, इसको भी प्रयोग में लाया जाएगा जी। दरअसल जिस तरह से आपने नजर और नजरिए की बात करी, ये मामला बनता है अमित शाह की उस स्पीच से जहां वो अखिलेश पर एक व्यंग कस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी वो चश्मा कहां से लेके आते हो जी। दरअसल अमित शाह जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से कि वो आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो के रेफर कर रहे हैं, स्टेट के रेफर कर रहे हैं, या किसी सर्वे के रेफर कर रहे हैं? उनको ये स्पष्ट करना चाहिए पहले जनता को कि वो कौन से आंकड़े पेश कर रहे हैं। कहीं ये वो आंकड़े तो नहीं जिन आंकड़ों को लेकर देश की राष्ट्रीय राजनीति में अब नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल पर एंट्री की थी और उन आंकड़ों का कोई आधार नहीं था। कहीं ये वो आंकड़े तो नहीं जी। इसीलिए जब आप कोई आंकड़े पेश करते हैं तो जनता का अधिकार होता है, समीक्षकों को अधिकार होता है कि वो आंकड़े पेश करने वालों से ये पूछे कि आंकड़ों का आधार क्या है, आप कहां से प्राप्त करते हैं आंकड़े। जितना मैं आंकड़ों को अखबारों में पढ़ रहा हूं, तो अभी नीति आयोग ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश गरीबी के पायदान पे खड़ा हुआ है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के जब आंकड़े आते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश और खासतौर से दिल्ली भी क्राइम की श्रेणी में अग्रणी नजर आता है जी। और जब कुपोषण के आंकड़े नजर आते हैं तो उत्तर प्रदेश भी वहां पर फर्स्ट 5 स्टेट में हिंदुस्तान के नजर आता है। तो ये तो वो आंकड़े हैं जो समय समय पर अखबारों में छपते रहते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पिछले 7 दिनों के अंदर 7 हत्याएं हो जाती हैं, उसका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? अब आते हैं उसका रिबटल, जिस तरह से अखिलेश यादव कहते हैं अपने ट्विटर पर एक तस्वीर पेश करते हैं, तो वो ये आईना दिखाना चाहते हैं कि अगर आपको दूरबीन से नहीं दिखता तो आप इस तस्वीर को देख लो कि देश की जनता का रुख क्या है और किधर भीड़ उमड़ रही है। दरअसल लोकतंत्र के अंदर जब हवा बहती है और जिधर भीड़ का रुझान होता है वही लोकतंत्र का चुनाव का आंकड़ा माना जाता है, वही पैमाना माना जाता है। तो ये बदलती हुई हवा का जो रुख है अखिलेश यादव ने उसे पेश किया, जितना मैं समझ पाता हूं। और मैं ये नहीं समझ पाता कि गृह मंत्री किस आधार पर किन आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अब रहा चन्नी का और केजरीवाल का सवाल। दरअसल केजरीवाल पॉलिटिक्स में बहुत स्मार्ट है जी। अगर मैं आपको गुजरात का वो वाकया याद दिलाऊं, जब सोनिया गांधी ने अपनी स्पीच के अंदर नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, तो ये व्यक्तिगत हमला था जिसे नरेंद्र मोदी ने बहुत भुनाने की कोशिश की थी। और जब आप किसी पर व्यक्तिगत हमला करते हैं तो व्यक्ति
उस हमले को अपनी पीड़ा के लेकर जनता के बीच में जाता है और उसे राजनीतिक रूप से ट्विस्ट करने की कोशिश करता है। मणिशंकर अय्यर का वो बयान जिसमें नरेंद्र मोदी को एक नीच से तुलना कर दी गई थी, नरेंद्र मोदी ने उसको बहुत बुनाया जी। और एक बार उनकी ओबीसी कहते हुए तुलना कर दी गई तो उसको बहुत बुनाया। तो केजरीवाल ने भी अपने काले रंग को राजनीति में जो एक भावनाओं को सामने रखते हुए पॉलिटिकल एक्सप्लॉइट कहते हैं जिसे, उसे करने की कोशिश की है कि साहब मैं काला हो सकता हूं लेकिन मेरा दिल काला नहीं है। हालांकि केजरीवाल काले नहीं, वो सामने जरूर है। अरे भाई बिलाल साहब, चन्नी साहब को आपने बड़ा करीब से देखा होगा, मैंने भी देखा है। चन्नी साहब में कोई भग गोरे नहीं है, वो भी कृष्ण, जो कृष्ण भगवान का रंग था वही चन्नी साहब का रंग है। तो सांवली सूरत उनकी भी है। चन्नी साहब भी कोई इतने गोरे व्यक्ति नहीं है। तो और जहां तक बात रही तो दोनों नेता मैदान में निकल रहे हैं, टैनिंग उनको भी हुई होगी, उनको भी होगी। अब ये टैनिंग वैनिंग तो हीरो हीरोइन या जो बड़े नफीस लोग होते हैं उनको चिंता करनी चाहिए, राजनेता तो मुझे लगता है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ भी जो रंग को लेकर, अब इसे क्या कहें, राजनीतिक रंग भेद ही कहेंगे और क्या कहेंगे। दरअसल ये एक राजनीति के अंदर जो तुलनात्मक एक बात कही जाती है तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि वो आपके काले रंग पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये प्रतीकात्मक शब्द होते हैं राजनीति में, जिसके माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है कि आपकी नियत साफ नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात। इसीलिए केजरीवाल ने कहा मेरा दिल साफ है। बड़ी बात कही आपने जी। मगर चन्नी साहब के साथ दिक्कत क्या है कि चन्नी साहब खुद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और अपने प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के निशाने पर हैं, और जब कोई तीसरी पार्टी एंटर करती है और जब वो सीधे सीधे 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात करती है तो वो उस राजनीतिक स्पेस को लेने की कोशिश करती है पंजाब में, जो जेंडर डिवीजन होता है सीधा सीधा। जब प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की थी तो एक राजनीतिक मुद्दा राष्ट्रीय फलक पर छा गया था। ठीक बात। तो जब आप पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता या मेंटेनेंस के रूप में देना चाहेंगे तो ये सीधा सीधा प्रभावित लोगों को एक आकर्षित करता है और उसका प्रभाव होता है। उसी को काउंटर करने के लिए चन्नी साहब ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो दोनों जो नजर और नजरिए की बात बिलाल साहब ने भी उसमें अपने कुछ बड़े महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको जोड़ा और बड़े खूबसूरती के साथ में बिलाल साहब ने बताया कि वास्तव में राजनीति जो प्रतीकों का इस्तेमाल जो बेहतर करता है वही राजनीति में आगे जाता है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या और कोई नेता है, प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल हैं। तो प्रतीकों और इनका जो इस्तेमाल जो बेहतर करता है वो वास्तव में आज का दौर वैसा ही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो नजरिया है, ये चाहे केजरीवाल और चन्नी साहब का मसला हो, चाहे अमित शाह और अखिलेश यादव का मसला हो, ये दोनों जो जोड़ियां है ना, ये इनका एक जो मूल मंत्र है वो परसेप्शन है। अखिलेश यादव ट्वीट के जरिए वही परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अमित शाह भी ये जनता के बीच वो क्राइम चार्ट पढ़ के परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा खराब सरकार तो अखिलेश यादव की थी। खैर, जनता जनार्दन है और 22 में वही तय करेगी। हम और आप तो चर्चा कर सकते हैं।